अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, आज का व्लॉग बड़ा धमाकेदार है और आज बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। एक तो पाकिस्तान की हमारी जो वेटरन एंकर पर्सन थी, हमारी न्यूज़ कास्टर थी इशरत फ़ातिमा, उनके साथ जो एक हादसा पेश आया और उसके बाद जब उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो अता तारड़ हैं वो उनके घर पे गए, उनका मैटर सॉल्व किया, रिज़ॉल्व किया, क्या कुछ हुआ, उनके साथ क्या ज़्यादती हुई, आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा चेंज आने जा रहा है, करेंसी नोट्स चेंज होने जा रहे हैं। उन करेंसी नोट्स में कौन-कौन सा नोट चेंज होने जा रहा है और उसकी क्या तफ़सीलात हैं, आज के व्लॉग का वो भी हिस्सा होगा। इसके साथ ही आपको बताना है कि पीटीआई के जलसे के दौरान जो है वो एक बहुत ही गलाज़त हुई है, वहाँ पर गंदगी और बदफ़ेली के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके ऊपर जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम इंकशाफ़ किया है। क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मरियम नवाज़ छा गई हैं जी, पंजाब के अंदर उन्होंने नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाकर जो उन्होंने नेकी कमाई है और उस हॉस्पिटल के जो-जो फ़ीचर्स हैं और जो-जो उस हॉस्पिटल के जनाब लोगों को फ़ायदे पहुँचने वाले हैं, उसके बारे में आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम खबर है कि जनाब अब गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाने जा रही है, चाहे आपकी पेट्रोल की गाड़ी हो, चाहे आपकी डीज़ल की गाड़ी हो, दोनों के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। तो आखिर लोग क्या चलाएँगे? ये खबर इस वक़्त सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई है, इसके बारे में भी आज आपको आगाह करूँगी। इसके साथ ही कुछ और बहुत अहम खबरें हैं जिनका ज़िक्र होगा, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जनाब, आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसको देख के और उसको सुन के थोड़ा दिल भी दुखा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपोज़ भी किया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तनकीद भी की। मामला कुछ इस तरह से है कि इशरत फ़ातिमा नाम की जो ख़ातून है, आपको पता है कि पीटीवी के ज़माने से, बल्कि मुझे लगता है कि अरसा दराज़ हो गया है, कई दिहाइयाँ हो गई हैं, 4 डेकेड से भी ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है, तकरीबन 45 साल से इशरत फ़ातिमा जो हैं वो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहीं। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि इन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जॉइन कर लिया। लेकिन अब आकर क्या हुआ कि उम्र के इस हिस्से में आकर उनको इतना तंग कर दिया गया या उनको इतना परेशान कर दिया गया या समझ लें कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दें। अचानक से उनका एक वीडियो मंज़र आम पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस इदारे के साथ इतने साल गुज़ारे हैं और अब मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ। लोग बड़े इमोशनल हुए, बड़े नॉस्टैल्जिक हुए, लोगों को बड़ी पुरानी यादें आईं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इशरत फ़ातिमा साहिबा जो हैं वो अपने घर तशरीफ़ ले आईं और घर आकर उन्होंने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। आई थिंक किसी ने उनको ज़रूर मशवरा दिया होगा, वरना वो जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, शायद ही उनको किसी ने ये मतलब समझाया था कि आप जो है वो इसी तरह से अपना वीडियो बयान जारी करें और आप जो है अरबाब इक़्तिदार या इख्तियार जो हैं उनसे इस चीज़ का गिला करें। उसके बाद वो आईं सामने, उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर कर दिया गया था, मैं अभी भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा मेरी आवाज़ जो है उसमें अभी तक वैसी ही खनखनाहट है। आवाज़ में बुढ़ापे की वजह से या उम्र की वजह से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद मुझे मजबूर कर दिया गया कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या कहा उन्होंने, खुद ही सुन लीजिए। आप मेरिट पर भी हों, आप अपने काम से इंसाफ भी कर रहे हों और आपके सामने लोग दीवार बनकर खड़े हों और आपको दीवार से लगा दिया जाए और आपको ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया जाए कि भाई अब आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। मैंने बहुत अरसा इंतज़ार किया इस बात का कि शायद हालात मेरे लिए बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बार-बार ये एहसास दिलाया गया कि तुम हमारी ज़रूरत नहीं हो। और फिर एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही भारी दिल के साथ मैंने ये फ़ैसला किया और उसके बाद भी मैंने यही देखा कि मैं सही सोच रही थी। जी, तो आपने उनका बयान सुना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और बहस हुई 2 तरह से। एक तो ये कहा गया कि आजकल के ज़माने में कोई एक कंपनी के अंदर 5 साल गुज़ार ले तो उसकी बड़ी प्रेस्टीज समझी जाती है। बड़ा उसको समझा जाता है कि बड़ी बात है कि इसने कंपनी में 5 साल गुज़ार लिए। लोगों ने कहा कि आपने अगर 45 साल काम किया है और अब भी आप खुश नहीं हैं उस इदारे से, या आप कह रही हैं कि उस इदारे ने आपको क्यों निकाला, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। लोगों ने कहा कि ये उम्र जो है वो रिटायरमेंट की और आपको अपने घर पे बैठना चाहिए। लेकिन अगर हम इशरत फ़ातिमा की बात सुने, तो आप खुद सोचें कि अगर एक इंसान जो है, जैसे 60 साल की उम्र एक हमारी एक उम्र समझी जाती है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो 60 साल की उम्र में बेचारे बड़े बूढ़े नज़र आते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको 60 साल के लगते ही नहीं है। अब वो बॉलीवुड के खान्स को ही देख लें, क्या आपको लगता है कि वो मतलब अभी भी रिटायर होने के लिए तैयार हैं, या आपको किसी तरह से उनके मसल्स में, उनकी स्ट्रेंथ में कोई कमी लगती है?
تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا صحت کا لیول ہے، اپنی اپنی اسٹرینتھ کا لیول ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ عشرت فاطمہ جو ہیں ان کے گھر پہ پھر عطا تارڑ گئے اور انہوں نے جا کر ان کو شاندار ان کی خدمات کے اوپر خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ساتھ میں انہوں نے عشرت فاطمہ جو ہیں ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے جن بھی وجوہات کی وجہ سے چھوڑا ہے ریڈیو کو، ہم اس میں نہیں جاتے، وہ آپ کا نجی معاملہ ہے، لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے پی ٹی وی کے لیے جو ہے وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو عشرت فاطمہ ہیں انہوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا. کیا کہا انہوں نے؟ ہیو اے لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپا عشرت فاطمہ کے گھر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ نیوز کاسٹنگ میں، نشریات کے حوالے سے، براڈ کاسٹنگ سروسز کے حوالے سے ان کی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے. ہر پاکستانی ایسوسیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ، اور جس طریقے سے انہوں نے پورا ان کا کریئر ہے 4.5 ڈیکیڈ کا، 45 سال کا، جس میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی اس ملک کے لیے. تو پاکستان کا ہر طبقہ، ہر شخص، ہر بچہ بڑا وہ جانتا ہے کہ شی نیڈز نو انٹروڈکشن. تو میں ان کے پاس ان کے گھر حاضر ہوا تھا یہ درخواست کرنے کہ ایک تو گلہ کرنے کی یہ بڑی بہن ہے ان کو، تو انہوں نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ، اور یہ 10 بدستہ گزارش کی کہ آپ تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان ہے، اور انہوں نے 10 سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن چھوڑا 2016 میں. ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایز اے مینٹور واپس آئیں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں آئے. ریڈیو چھوڑنا ان کا فیصلہ تھا، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، بٹ یہ آئیں پاکستان ٹیلی ویژن میں مینٹور کے طور پہ، ایک بڑے کے طور پہ. یہ ہماری جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اردو زبان کے فروغ کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ نیوز کیسے پڑھی جاتی ہے انڈر پریشر، اچھے حالات میں، برے حالات میں، کوئی قدرتی آفت آ جائے خدا نہ خواستہ، بیکاز انہوں نے اتار چڑھاؤ زندگی کے بہت دیکھے ہیں. تو ان کے آنے سے ہمیں بھی حوصلہ ملے گا، اور پی ٹی وی کے ادارے کو تقویت ملے گی اس ادارے کی بہتری کے لیے. اور دیکھیے ان کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان کا کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں رہا، انہوں نے پروفیشنلی اپنی پوری زندگی گزاری ہے. تو اس لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ادارے میں آئیں گی تو ایک نیوٹرلٹی بڑھے گی، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ ہوگا. ینگ بچے بچیاں جو آج کل خبریں پڑھتے ہیں، تو یہ ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہوں نے مہربانی کی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے ان کا کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن واپس آ رہی ہیں. تو آپ کو سرپرائز بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان ٹیلی ویژن جب یہ آتی ہیں ایز اے مینٹور، ایز اے گائیڈ، ایک بڑے کے طور پہ، ایک تربیت کرنے والے کے طور پہ، تو پاکستان ٹیلی ویژن بھی ان کو ویلکم کرے گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور بہت میرا حوصلہ بڑھا ہے. میرا نیوز ریڈنگ کا جو کام ہے یہ میرے لیے بالکل ایسے ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اور یہ فیصلہ جو میں نے کیا یہ بھی میں نے بہت ہی مجبوری سے کیا تھا. اور اگرچہ میں اب اس مقام پر ہوں جہاں پر ہم لوگوں کا وائنڈ اپ کا وقت ہے، لیکن میں نے بہت محبت سے اس کام کو ابھی تک کیا ہے اور کرنا چاہتی ہوں جب تک کہ میری سانسیں نہیں ٹوٹتی. تو اور میں سکھانا بھی بہت چاہتی ہوں، کیونکہ جو کام ہم نے ٹھوکروں سے سیکھا ہے اگر وہ کوئی آسانی سے سیکھ لے تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی. اور میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں، ان کو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو حوصلہ دیں اور ان کا سہارا بنیں، ان کی دل شکنی نہ ہو. کیونکہ جو بھی باصلاحیت شخص ہوتا ہے اس کو صرف اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو کام کرنے کے لیے جگہ ملے. لوگوں نے تو بہت پیار کیا، اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن آپ نے جو عزت افزائی کی اس کا بھی بہت شکریہ. میں کوشش کروں گی کہ جو بھی تھوڑا بہت میں کر سکوں وہ اپنے ادارے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس شعبے کے لیے میں ضرور کروں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جی تو آپ نے دیکھا، اور شکر ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ ریزالو ہوا، ادروائز ہماری ایک لیونگ لیجنڈ کے ساتھ پھر سے ایک ناانصافی ہوتی. لیکن ایک بات تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی آرٹسٹ کی، کسی بھی لیونگ لیجنڈ کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ دیکھیں کوی خان کتنے پرانے ایکٹر تھے، کتنے ویٹرن ایکٹر تھے. میں کراچی میں ان سے ملی تھی، اور میں جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری تھی اس گیسٹ ہاؤس میں وہ پچھلے کئی سال سے وہاں پہ وہ رہ رہے تھے. ان کا ایک کمرہ تھا جو کہ اب گیسٹ روم والوں نے اسپیشلی انہی کے لیے جو ہے نا الاٹ کر دیا تھا. ان کا کمرہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا، وہ انہی کا کمرہ تھا. تو میں ڈیلی جو ہے وہ اپنے شوٹ سے واپسی کے بعد جو ہے نا ان کے پاس جایا کرتی تھی. ان دنوں میں خبرناک میں کام کرتی تھی، اور میں ان کے ساتھ جا کے اپنا ایپیسوڈ دیکھتی تھی.
मेरे लिए वो मेरे दादा जैसे थे और यकीन करें कि वो इतना प्यार करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। आज उनकी डेथ हो गई, आपने कभी सुना है उनका नाम? आप इंडिया में देखें, अमिताभ हैं या जो इस तरह के उनके लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको वो आज तक याद रखते हैं। श्रीदेवी की वहाँ पे डेथ हुई तो किस तरह से उनके फ्यूनरल के लिए लोग जो हैं उमड़ आए थे। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इस चीज़ की बड़ी कमी है कि हम अपने लेजेंड्स को इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो बस समझ लें कि हर इंसान को हम इसी तरह से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जनाब जब तक उसने काम किया सो किया, किया तो हमारे सर पे क्या एहसान किया, और अगर कर ही दिया तो उससे भी अच्छे आ जाते हैं। ये हम सोचते हैं, ये हमारा एक मेंटालिटी है हमारी। आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं नहीं करते, ये आप लोगों ने बताना है। लेकिन मैं चलती हूँ आज की दूसरी खबर। दूसरी खबर जनाब, हमेशा से इस तरह की बहुत सारी खबरें मार्केट में आती रहती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं और लोग पूछते रहते हैं कि आया ये खबर सच्ची है या झूठी है। खबर जो मार्केट में फैलती है वो हर कुछ अरसे के बाद ये फैल जाती है कि हमारे जो करेंसी नोट्स हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी 5,000 के नोटों के चेंज का बड़ा शोशा जो है वो निकला था और उसके बाद वो खबर जो है वो झूठी साबित हुई थी। लेकिन अब की बार ये खबर जो है ये बिल्कुल सही है। हुकूमत ने नए करेंसी नोट्स मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। नए डिज़ाइन के ऊपर कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और आपको ये भी बता दूं कि काबीना को ब्रीफिंग भी दे दी गई है जिसमें जो नोट्स चेंज होने जा रहे हैं, जो उनकी तफसीलात आपको बता देती हूँ। एक तो 100 के नोट चेंज होंगे, 500 के नोट चेंज होंगे, 1,000 रुपये के और 5,000 रुपये के। 1,000, 5,000, 500 और 100, ये वो तमाम नोट होंगे जो कि बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी आपको वो पता है ना, नोट को सही और जाली देखने के लिए वो थ्रेड उसके अंदर एक होता है। तो कहा जा रहा है कि उसको जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइन में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इलाकाई और जोग्राफियाई तनव्वु और जो तारीख़ी यादगारें हैं उनको भी जगह दी जाएगी। तो चलें, आप लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं ये भी बताइएगा। वैसे भी जो लोग स्मगलिंग के लिए और जो लोग नकली पैसा छाप के बैठे हुए हैं, वो उनको नुकसान होगा, उनको लॉस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टॉक कहाँ क्लियर करेंगे। तो अच्छी बात है, नोट्स हर कुछ अरसे के बाद चेंज होते रहने चाहिए। अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अगली खबर बड़ी दिलचस्प है और इसका जिक्र जो है वो मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था। आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि सुहेल आफरीदी जब अपना काफिला लेकर निकले थे, पीटीआई की पिछले दिनों जो रैली निकली थी, उस रैली के अंदर बड़ी बेहूदगियां हुई। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक डांसिंग कार थी जिसके अंदर गलतकारी हो रही थी खुलेआम, और एक शख्स ने वीडियो बना लिया था। उस हवाले से आज जो है वो शेर अफजल मरवत से किसी सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि जनाब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये जो डांसिंग कार है और पीटीआई के जलसों में इस तरह की हरकत और सकनात जो खुलेआम होती हैं। तो इसके ऊपर जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने जो बहुत ही एक हिलेरियस किस्म का जवाब दिया और उन्होंने इसका मुद्दा भी जो है वो सर्दियों पर डाल दिया। यानी पीटीआई वाले अपनी गलती तो कभी मानते नहीं है। क्या कहा शेर अफजल मरवत ने, हैव अ लुक। बताया जा रहा है कमेंट्री करने वाला कि ये सुहेल अफरीदी की रैली में जो है वो एक नाजेबा किस्म का जो पंजाबी में टोटा कैसे है जिसे वो कोई ऐसा हुआ है। तो ये क्या मतलब, ये कोई बदनाम करने की साजिश है या ये क्या हो रहा है? वीडियो आपने देखी है? जी जी देखी है। वीपीएन लगा के देखी है? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है। अच्छा, उसमें क्या है, मर्द है या मर्द खातून है? मर्द खातून है। तंजीम साजी हो रही थी। पीटीआई का झंडा भी बीच में उठाया हुआ उन्होंने। झंडा भी है, टोपी भी है। देखिए सर्दियां हैं, सर्दियों में रैलियां निकालोगे तो ये वारदातें तो होंगी। जी, तो आपने शेर अफजल मरवत की कहानी भी सुन ली है। बात पता क्या है, बात है सारी कारकर्दगी की। कुछ लोगों को बेहयाई वाली कारकर्दगी पसंद आती है और कुछ लोग जो हैं वो खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये है जी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और अगर आप इसकी बिल्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इंटरनेशनल किसी हॉस्पिटल में आ गए हैं। इसकी स्पेस भी बहुत बड़ी है। आज से ठीक 14 माह पहले इस हॉस्पिटल का वजूद भी नहीं था। सिर्फ आपको दूर दराज तक एक ज़मीन नज़र आती थी। सिर्फ 14 माह की कलील मुद्दत के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल बनाया है जो कि कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर हैं या जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, मेरा उनसे एक सवाल है। सिंध के अंदर अगर एक पुल बनना शुरू होता है ना तो बच्चा बड़ा होके पोता बड़ा हो जाता है, लेकिन वो आपको पुल बनता हुआ नज़र नहीं आता। पीटीआई वाले वो तो आपके सामने ही है ना, जो जो कुछ करके गए हैं। लेकिन अगर वो क्रेडिट देते भी हैं खान साहब को कि उन्होंने शौकत खानम बनाया, और मैं शौकत खानम के ऊपर कोई बुरी बात नहीं करना चाहती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी सारे ज़माने की ज़कातें इकट्ठी करके, सारे ज़माने की इमदाद इकट्ठी करके, बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस इकट्ठी करके, और उससे भी बड़ी बात यह है कि शौकत खानम की ज़मीन भी नवाज शरीफ ने दी थी। लेकिन
मज़े की बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, नून लीग ने फौरी तौर पे 14 माह के अंदर-अंदर इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बना दिया। ना उन्होंने किसी से मदद माँगी, ना उन्होंने चंदे इकट्ठे किए, ना उन्होंने ये कहा कि जनाब हम पंजाब के अंदर जो है वो तरक्याती कामों को रोक देंगे क्योंकि हम ये अस्पताल बना रहे हैं। ना उन्होंने लोगों को कहा कि जी महँगाई इसलिए हो रही है क्योंकि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप अपने पेटों पे जो है वो बाँध लें ईंटें। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अगर खिदमत या अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे सिर्फ़ अगर नून लीग को जज किया जाए, तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि अगर सिर्फ़ उनकी कारकर्दगी और उनके बनाए हुए जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनको अगर हम माइनस कर दें, तो पीछे पता क्या बचता है? सिर्फ़ खंडर या फिर मुग़लों के कले। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो भी कले भी गले हुए। उसके अलावा आपको ना कोई नज़र आएगा, ना मुझे लगता है कि कोई इतनी कॉम्पिटेंट हुकूमत है और ना मुझे लगता है कि किसी के अंदर इतनी एलिजिबिलिटी भी है। अच्छा जी, तो इसी के साथ एक और बड़ी अहम ख़बर है जिसको पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो है वो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये ख़बर जो है वो क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो फैल रहे हैं और रूमर्स ये फैल रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। यहाँ तक कि नेक्स्ट ये जो गाड़ियाँ हैं इनको ख़रीदा भी नहीं जा सकेगा। तो बड़े लोग हैरान परेशान हुए कि ये क्या कहानी है। तो मैं आपको बेसिकली ख़बर बता देती हूँ पूरी ख़बर क्या है। पूरी खबर इस तरह से है कि पूरा जो सूबा पंजाब है, जो 12 करोड़ का सूबा है, इसमें माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए बेसिकली ये कदम उठाया गया है, जिसमें हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी पंजाब के सरकारी महकमे हैं, उनके अंदर जो डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, उनकी जो नेक्स्ट ख़रीदारी होगी, उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। और इसके तहत ये फ़ैसला किया गया है कि जो गाड़ियाँ हैं, वो या तो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होंगी या फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदी जाएँगी। और फ़ील्ड ड्यूटी के ऊपर जो मामूर लोग हैं, उनको इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी का फ़रोग़ जो है वो कहा जा रहा है कि वो तरजीह होगी इस हुकूमत की और इस मकसद के तहत जो है वो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। तो बेसिकली ये खबर है। आधी खबर शेयर करके तो लोगों को परेशान कर देते हैं। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक बड़ी मज़ेदार और हिलेरियस चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। है तो ये भी खबर ही। पहले आपको याद है मोदी कहा करते थे कि हमारे पास मिग 29 है जी, हमारे पास राफेल नहीं है। जिस दिन हमारे पास राफेल आ जाएँगे हम पाकिस्तान को फैल के जनाब अ, धो देंगे। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके राफेल को 60 में चेंज किया वो तो आपको पता ही है। तो अब भारत जो है वो फिर से फ्रांस के साथ 114 राफेल तैयारों के मुआहदे के ऊपर साइन करने लगा है। वो कह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा राफेल आएँगे तो हम पाकिस्तान को ज़्यादा मज़ा चखा सकेंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि राफेल में तो कोई मसला नहीं है। वो तो आपको याद है हमारे पूकी जहाँज़ेब साहब जो हैं, हमारे जो एयर फ़ोर्स के वो थे ऑफ़िसर थे, उन्होंने भी कहा था कि जनाब राफेल में मसला नहीं है, राफेल चलाने वाले और राफेल उड़ाने वालों के अंदर मसला है। तो वो चलाने किसने है? भारत चाहे जितने मर्ज़ी राफेल जमा कर ले। और वैसे भी आपको पता ही है कि पिछली बार तो हमारा लड़ाका तैयारा JF-17 थंडर इतना मशहूर हो गया कि 11 ममालिक ने तो इस वक़्त पाकिस्तान को ऑर्डर्स दिए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान जो है 40-40, 45-45 तैयारे जो हैं वो फ़राहम कर रहा है। और उससे भी बड़ी मज़ेदार बात ये है कि JF-17 की मार्केट वैल्यू इतनी इसलिए बढ़ रही है कि एक तो ये बड़ा इकोनॉमिकल है, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेटर है और तीसरा ये कि पाकिस्तान ये ऑफ़र कर रहा है कि जो हमसे ये तैयारे ख़रीदेगा उसको ट्रेनिंग हम मुफ्त में देंगे। तो फिर इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जो है राफेल को छोड़ के लोग JF-17 की तरफ जा रहे हैं। तो इंडिया जो है आई डोंट नो कि वो मोदी जी की क़यादत में ना खुद ही अपने आप को तबाह कर रहे हैं और तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है जनाब कि एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि विरासती इंतकाल की बाबत जो नया हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जब तक खेवट की कानूनी तकसीम नहीं हो जाती, कोई विरासती इंतकाल की कार्रवाई या मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक खबर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक बड़ी शर्मनाक खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये खबर सुनने के बाद आपको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होगा, क्योंकि भारत के अंदर और कश्मीर, वहाँ जो मकबूज़ा कश्मीर है, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ सलूक होता है ना, उसके बाद आपको वाक़ई कदर आती है कि शुक्र अल्लाह का कि हम पाकिस्तान के वासी हैं। ये अल जज़ीरा की खबर है, ये कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये खबर छापी गई या कुछ ऐसा है। अल जज़ीरा ये कहता है कि कश्मीरी मुसलमान तलबा की जो काबिलियत है वो उनका जुर्म बन गई। वो कैसे कि भारत ने कश्मीर के अंदर उनका एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, उन्होंने उसको बंद कर दिया।
کیوں بند کر دیا؟ اس لیے بند کر دیا کیونکہ وہاں پر میڈیکل کی تعلیم کے لیے جو اسٹوڈنٹس آ رہے تھے زیادہ تعداد میں، جو وہاں پہ ایڈمیشن لے رہے تھے، وہ زیادہ تر مسلمان تھے، اور مسلمان کہیں پڑھ لکھ نہ جائیں، مسلمان کہیں ترقی نہ کر جائیں، یہ حرکت کی ہے جناب۔ میڈیکل کالج کی بندش کی حیران کن وجہ جب پتہ چلی تو پوری دنیا ان کے اوپر جو ہے وہ تھو تھو کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب باری ہے آج کے بلاگ میں آپ کے کچھ کامنٹس کو شیئر کرنے کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو اور کہا تھا، عرفان علی صاحب ہیں، کہ جی میں اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کا کامنٹ جو ہے وہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی ارباب اقتدار تک بات پہنچتی ہے تو وہ ضرور ان کے لیے کچھ کریں۔ وہ کہتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ دن رات اپنی تعریف کرتے نہیں تھکتی، لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کمپنیاں ملازمین کی جمع پونجی دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں، آن لائن کمپلینٹ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، سب کچھ مینج ہو گیا ہے۔ پہلے ملازمین کو زبردستی ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر پی فنڈ ڈیمانڈ کرتے ہوئے جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، اور انہی جھوٹے الزامات کے اوپر کورٹ جو ہے وہ کیس کر دیتی ہے۔ کمپنی بھی بغیر ثبوت کے، اور ہمیں لیبر ڈپارٹمنٹ کہہ دیتا ہے کہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے، اس لیے دفتری کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھنے اور سوچنے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم غریب عوام کہاں جائیں، کس سے بات کریں، اور اب ہم اپنے پی فنڈ جو کہ ایک ٹرسٹ کے ذریعے رقم اکٹھی ہوتی ہے وہ کمپنی کھا جائے اور ملازمین کو ڈرائے دھمکائے اور الٹا جھوٹے کیس ہمارے پر بنا دے، پھر ساری عمر ان جھوٹے کیسز کو غلط ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کیا عوام اس حال میں ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائے اور پھر وکیلوں کو فیس دے کر ثابت کرے کہ ہاں جی واقعی ہم نے 19 سال اس کمپنی میں کام کیا ہے؟ واقعی دکھی دل کے ساتھ وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، اور وہ آگے کہتے ہیں، اور اب ہمارے واجبات ہمیں نہیں دیے جا رہے، غریب کا روڈ پہ چلانا ہو جاتا ہے، بے شک غلطی پہ ہوں وہ لوگ۔ اور جناب میری یہ جو بات ہے، یہ جو ارباب اقتدار تک اگر پہنچے تو ضرور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ عوام جو ہے وہ میں بہت پریشان ہے، مطلب بیچ میں اگر کچھ لوگوں کے ساتھ تکلیف دہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کا ضرور ازالہ ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باریہ جی آپ لوگوں کیا ہے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس